हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में इरुटेरिया का जो नया बुक आया है वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। देख सकते हैं, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 वॉल्यूम 1। इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो कि बिहार दरोगा में आने की संभावना बहुत अधिक है। आपको बता देना चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल जो मनीष सिविल सर्विसेज है, इस पर हम लोग ज्ञान बिंदु का हम लोग होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। होमवर्क सीरीज जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी के समय में टोटल 28 पोस्ट आ गया मद्य निषेध का बिहार दरोगा वाला। और ज्ञान बिंदु का ही प्रैक्टिस सेट भी हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का भी हम लोग इस पर चला रहे हैं। और अभी के समय में हम लोग पढ़ेंगे बिहार दरोगा का इरुटेरिया का बुक है जो कि 6ठा नंबर प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक के प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाके उसे देख लीजिएगा। और जो लोग स्टूडेंट है जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या करना चाह रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम में जीके जीएस आता है उसके लिए समझिए कि रामबाण क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण विवाह वर्जित है। समझिएगा, पुनः विवाह है जो वर्जित है। तो यहाँ पर समझिएगा राइट आंसर क्या होगा, मनुस्मृति। आपको बता दें कि मनुस्मृति के 8वें खंड है, 38वें खंड में स्पष्ट लिखा गया था जिसमें व्यक्ति जिसका पत्नी का मृत्यु हो गया है वह पुनः विवाह कर सकता है, लेकिन वैसी स्त्री जिसका पति का मृत्यु हो गई हो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकता है। समझिएगा, कहने का मतलब मनुस्मृति के 38वें जो खंड है उसमें लिखा गया था कि वैसा व्यक्ति जिसका पत्नी का मृत्यु हो गया है वह पुनः विवाह कर सकता है। जिसका पत्नी मर गया वो पति है जो पुनः विवाह कर सकता है। और लेकिन वैसा स्त्री जिसका पति का मृत्यु हो गया है वह पुनः विवाह नहीं कर सकता है। मामला को आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षण माना जाता है। किस शासक को, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। आपको बता दें कि सातवाहन वंश का जो शासक था जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित करते हुए संरक्षण दिया गया था। इसे 4 वर्णों वाली जो व्यवस्था को पुनः स्थापित करते हुए उसे संरक्षण दिया था। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में अष्टांग योग का भाग नहीं है, कौन है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। आपको बताना चाहें कि महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के विरोध के रूप में परिभाषित किया था। देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, कृपया आप भी क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट कर दीजिए कितना आंसर आप लोग सही किए हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड का हम समय देंगे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक द्वारा निर्मित 2 स्तंभ जो मेरठ के टोपरा को दिल्ली लाया था। मेरठ एवं टोपरा को दिल्ली लाया था। टोपरा स्तंभ में फिरोजाबाद मस्जिद के निकट स्थापित किया गया था। टोपरा स्तंभ को फिरोजाबाद मस्जिद के निकट में स्थापित कर दिया गया था और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली में एक स्थान पर स्थापित किया गया था। मुगल काल में निम्नलिखित युगों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम को व्यवस्थित करने का था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। उसके बाद है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध है, देखिए यहाँ पे घाघरा के युद्ध कब हुआ था, तो 1529 ईस्वी में। आराम से पढ़ना है। उसके बाद देखना चौसा के युद्ध कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। और उसके बाद समूह, यहाँ पे देखिएगा समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सी ऑप्शन में 2, 1, 3, 4 है। चलिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, आपको हम नोट्स प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है।
तो मराठा भू राजस्व से, मराठा भू राजस्व से। चलिए आगे चलते हैं। भारत का व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो डचों के द्वारा, डचों के द्वारा किया गया था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहली बार संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित किया गया था, लंदन में स्थापित किया गया था। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग जानते होंगे कि सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है के समय अपनी 11 सूत्री मांग वायसराय इरविन के द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर कही गई थी। समझ गए? जो भी कथन है गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अपनी 11 सूत्री जो मांग था वायसराय इरविन के द्वारा नज़रअंदाज कर दी गई थी, इसी की वजह से ये बात को बोले थे। तो चलिए आगे चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को, खुदीराम बोस को। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या के प्रयास में फोर्ड को बग्घी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्लन चाकी जो थे बम फेंका था, जिसमें केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को उक्त कारण हेतु फांसी दी गई थी। इस सब की वजह से फांसी दे दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो अहमदनगर से था, अहमदनगर से था। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता था। मलिक अंबर नहीं, इन्होंने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी, आप लोग जानते होंगे, रैयतवाड़ी की व्यवस्था लागू किया था और भूमि को ठेके पर देने का प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। चलिए अब देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। खूब मन लगा करके पढ़ना है। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो कब थे? 1892। चलिए हरियाणा नहीं है, आराम से काम करना है। चला दादा भाई नौरोजी ने, देखिएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, तो 1892 होगा। दादा भाई नौरोजी ने अपने लंदन प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1892 ईस्वी में, कब? 1892 ईस्वी में ब्रिटेन की उदारवादी दल की ओर से और मध्य किशनबरी क्षेत्र में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कौन नहीं है? तो कनबन। यहाँ पे देखिएगा कि पंप और पोन एवं रन 10वीं शताब्दी के कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे, और जबकि कम्मन संबंध तमिल साहित्य से है। कम्मन का संबंध किससे है? तो तमिल साहित्य से है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या होगा? कम्बन, तमिल साहित्य से है इसका संबंध। देखिए नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया? संपादन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 1938 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1938 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है मुख्यालय मित्रों? तो यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली होगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली। देखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अब केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो राजमुंदरी। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली। चलिए कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो यहाँ पे आंसर बताने के पहले आपको बताना चाहिए कालबेलिया राजस्थान की सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है, सपेरा जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है, जो कि राजस्थान का। राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान।
पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी? तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1917 ईस्वी, 1917 ईस्वी। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक समृद्धि शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय से और सकल घरेलू उत्पाद से भी किया जा सकता है और प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन से। तो यहाँ पर राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा मेरे मित्र। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित है? कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित है? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो वो 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? क्या होगा? स्टाम्प कर, स्टाम्प कर। चलिए स्टाम्प कर एक प्रकार का कर है जो कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 में 1889 के अनुभाग 3 के तहत लिया जाता है। यह कर सभी संपत्तियों के लेन देन पर लगाया जाता है। निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो ब्याज दर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? कौन सा देश है जो शामिल नहीं हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो शामिल नहीं हुआ। आपको बता देना चाहते हैं कि 5 नए सदस्य अर्थात ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया, मिस्र के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ है और अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने से निर्णय, मतलब अर्जेंटीना है जो ब्रिक्स में शामिल होने के निर्णय से पीछे हट गया था। अब ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। औपचारिक समूह के रूप में किया गया था, इसका निर्माण स्थापना किया गया था। 2011 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने से ब्रिक्स बन गया था। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स बन गया था। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में कौन दक्षिण अमेरिका देश है? निम्न में कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया? तो वेनेजुएला। क्या होगा? वेनेजुएला। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, अभ्यास पिच ब्लैंक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया मेरे मित्र? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। चलिए विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। भारत में पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG की स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? केरल। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देंगे 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, अजय मणिकराव खानविलकर। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, 25.17 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन में, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाएं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? 30 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा 58,900 करोड़। उसके बाद देंगे, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक
जोरावर का अनावरण किया है उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर DRDO हो जाएगा, DRDO। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को सहित शहर बन गया है? तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोझिकोड। उसके बाद देखेंगे कोझिकोड कहाँ में है? तो केरल में है। आगे चलते हैं। ईशान पहल की शुरुआत किसने किया? ईशान पहल की शुरुआत किसने किया? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। उसके बाद क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा, 1982 से 85 तक। किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आइसलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डायरेक्ट एयर जो कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट है जिसे मैमथ का जो परिचालन की बात करें तो आइसलैंड में शुरू हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बना? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पेन। उसके बाद एक क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 37 का राइट आंसर सी, रस्किन बॉन्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गणतंत्र मंडप। उसके बाद देखेंगे, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज किया गया था कहाँ में? तो गुजरात में। चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। 40 का राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वज वाहक के रूप में PV सिंधु के साथ कौन थे? तो शरत कमल थे। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 22 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनु भाकर। आराम से हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप सभी लोगों के याद हो जाए क्वेश्चन और आप लोग भी पढ़ सकें, समझ सकें, बना सकें कि क्या होना चाहिए आंसर। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है मेरे मित्र? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 3 है, इसमें कौन कह रहा है कि कौन है जो नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, मुख्य पॉइंट यहाँ रहता है छिपा हुआ। तो अस्मक, क्या होगा? अस्मक। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अश्व, बाजी और घोटक, और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अस्मक। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो आषाढ़। आगे चलते हैं। हे राम तुम कहाँ हो, वाक कहाँ का कारक है? कौन सा कारक है? तो संबोधक कारक है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर सी होगा, श्वेत पत्र। 47 का राइट आंसर सी होगा, श्वेत पत्र। उसके बाद देंगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन, ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड बिल ऑन द मार्केट
यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्लुक्चुएट। राइट आंसर 48 का डी हो जाएगा। उसके बाद देंगे 49 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा फंडामेंटल एजुकेशन नीड टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देंगे फॉर्मली पट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट एप्रोसिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर राइट आंसर एबोलिश। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा एबोलिश। एबोलिश के हिंदी होता है उन्मूलन करना, उन्मूलन करना। चलिए आगे चलते हैं। जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व का कौन सा स्थान पर है मेरे मित्र, तो पहला स्थान पर है। कौन स्थान पर, पहला स्थान पर है। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशा के सामान निर्माण करने वाला भारत विश्व का प्रथम स्थान पर है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप था, जो निसरा में स्थापित किया गया था 1855 में किया गया था, निसरा में। आपको फिर से एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशे के सामानों का निर्माण करने वाला भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1885 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया था। 1971 में किया गया था। एक बात और आपको बताना चाहिए, भारत विश्व में 35% जूट सामानों का निर्माण करता है। भारत विश्व के 35% जूट सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है जूट का। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है। भारत के किस राज्य में है मेरे मित्र, तो केरल में है। आपको बताना चाहते हैं विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। विश्व में सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन है, भारत है। विश्व के सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है और देश की कुल स्वर्ण उत्पादक 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य में प्राप्त किया जाता है। अकेले कर्नाटक राज्य से ही प्राप्त किया जाता है। देश के कुल 99% सोना, देश के कुल स्वर्ण का उत्पादन का 99%। फिर से समझिएगा, देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक देश से प्राप्त किया जाता है। चलिए, सौरमंडल सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुध। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यह शुक्र का सबसे नज़दीकी ग्रह है। बुध है जो शुक्र का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि छोटा और हल्का तो है ही, साथ में यह ग्रह तो कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई ग्रह, यह ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और दूसरी चीज़ और है कि इस ग्रह के विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का होना। दूसरी बात, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। इस ग्रह का तापमांतर अन्य सभी ग्रहों से अधिक है। इसका टेम्परेचर है जो सभी ग्रहों से अधिक है। चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में कौन सा कथन है जो सत्य है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। पदार्थों में से होकर गुजरने में बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सही है, बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्र के भाग से गुजर सकती है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। ये भी सही है। यहाँ पर राइट आंसर का ऑल ऑफ दीजिएगा, ऑल ऑफ दीजिए। आपको बता देना चाहते हैं कि सभी भूकंपीय तरंग का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। देखिए, प्राथमिक रंग का गति सर्वाधिक होता है। अब प्राथमिक रंग अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। प्राथमिक रंग अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, टुगेला जलप्रपात निम्न से किस देश में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में। और
चलिए एंजिल जलप्रपात कहाँ है? एंजिल जलप्रपात तो वेनेजुएला में, और सुथरलैंड जो जलप्रपात है जो न्यूजीलैंड में है, और गेवार्नी जलप्रपात फ्रांस में, और जोग गरसोपा जिसे आप लोग बोलते हैं जानते हैं इसकी कहाँ में? तो भारत में है, और नियाग्रा कनाडा अमेरिका के सीमा पर है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी को ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायी है? तो यहाँ पे हम लोग समझिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है, और दूसरा चीज़ जलवाष्प उत्तरदायी है। यहाँ पे राइट आंसर A+B हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है? प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुई, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है। घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होता है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यूर्थ कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कच्छ का रण अभयारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? किस जानवर के लिए? तो जंगली गधा के लिए। जंगली गधा। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो हिटली पुरस्कार। हिटली पुरस्कार। राइट आंसर यहाँ पे A हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया है? अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। C ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन को। संविधान सभा के प्रमुख समितियां में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद आंसर का सोचना क्या होगा। ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझिएगा तब आपको आंसर समझ में आएगा क्या होना चाहिए आंसर। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप बहुत सारा क्वेश्चन हो जो गलत कर दिएगा। तो गलती नहीं करना, ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। मेन क्वेश्चन को समझना रहता है एग्जाम में। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो D हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। 1946 ईस्वी में किए गए थे। संविधान सभा सदस्यों की संख्या कुल कितना था? तो 389 था। 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधि आप लोग जानते होंगे प्रतिनिधि, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र में प्रतिनिधि थे, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र में प्रतिनिधि थे, और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। चलिए ये सब चीज़ को याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को कुछ और बताना चाहते हैं। संविधान सभा के प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में आप लोग को बताया है। संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय संविधान समिति और जिसे संघ शक्ति समिति कहते हैं, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पारूल समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? D होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए हम लोग चलेंगे आगे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे D हो जाएगा। 3-5-2 हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान के 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है। देखिएगा भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख भी किया गया है। स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। 3-5-2 और कौन कौन है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार का स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। स्वतंत्रता के कितने बारे में? 5 प्रकार के।
5 प्रकार की स्वतंत्रता को लेख कैसे है बता देते हैं। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विचार का स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास का स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा का समानता और अवसर का समानता। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन को पढ़ चुके, 64 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। कैसा लगा सेट आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों से संविधान के से सहायता लिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों से संविधान से सहायता लिया गया था। आपको बताना चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था, तो संविधान की प्रस्तावना लिया गया था, प्रस्तावना लिया गया था। और क्या लिया गया था, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया था, जिसे पुनरावलोकन कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया था। संविधान की सर्वोच्चता भी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग ये भी लिया गया था। कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और लिया गया था उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को घटाने की विधि लिया गया था। उच्च न्यायालय की घटाने नहीं, हटाने की विधि लिया गया था। और वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा भी लिया गया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर है 350 के ए, 350 के ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो 67 के राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 34 है। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, सभी को हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद समझना है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 होना चाहिए। और साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बांट दिया जाए तो वह निर्णायक मत देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपको बताना चाहिए एक चीज़ और कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 25 वर्ष है। संविधान सभा में मेरे मित्र निर्वाचित होने के लिए, संविधान सभा नहीं विधानसभा में, यहाँ पे देखिएगा विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, तो 25 वर्ष। आगे चलते हैं। अंतर्जातीय परिषद की बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर 69 का क्या होगा, आप लोग ही बताने का प्रयास कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। चलिए चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया था। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है। सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है। 73 का एंटीनोमीटर। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए एंटीनोमीटर जो बाष्पीकरण मापक का उपकरण है, बाष्पीकरण मापक का उपकरण है। एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता नापने वाला उपकरण है, प्रकाश की तीव्रता नापने वाला उपकरण है। चलिए लक्सीमीटर। आगे चलते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन में। ये एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन है जो सत्य नहीं है, तो बाहरी पहिए पर उल्टेगा, ये सत्य नहीं है। अंदर की तरफ
फिसलेगा, ये भी सत्य नहीं है। अंदर के पहिए पर उल्टेगा, ये सत्य है। और बाहर की तरफ फिसलेगा, ये सत्य है। तो यहाँ पे कौन सत्य नहीं है? तो 1 और 2, 1 और 2 है जो सत्य नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा 72 का ए। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? 73 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, तरंग दैर्ध्य से होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसका तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश तरंग दैर्ध्य भिन्न होता है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 74 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बढ़ता है। किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उसमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 75 का? तो बी हो जाएगा। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए पी बराबर इस तरीके से निकाल लीजिएगा, v²/r। तो यहाँ पे निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा p समानुपाती 1/r। इस प्रकार सिद्ध होता है। चलिए p समानुपाती 1/r हो जाएगा। यहाँ पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। अति लघु रेडियो तरंगे का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक के योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर जगदीश चंद्र बोस, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो गलत है? तो 77 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 77 का राइट आंसर है, इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देंगे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यूपराइट निम्न में से किस धातु तत्व का अयस्क है? क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? तो 79 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है Cu2O, कॉपर अयस्क है। इसके अलावा जो आल्को पाइराइट भी होता है और भी हो जाता है, मैलेकाइट भी होता है। आगे चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। तो 80 को हम लोग मिलान करेंगे। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भंजन है जो पेट्रोलियम हो जाएगा, भंजन पेट्रोलियम। उसके बाद है प्रगलन हो जाएगा जो ताम्र हो जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा खाद बसा। और बल्कीकरण क्या हो जाएगा? तो रबर हो जाएगा, बल्कीकरण रबर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए QRSP, बी ऑप्शन राइट है, QRSP, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? किसके लिए नहीं किया जाता है? तो पीने के लिए भी नहीं किया जाता है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं किया जाता है, और फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं किया जाता। इनमें से किसी में भी प्रयोग कठोर जल का नहीं किया जाता है। कठोर जल का प्रयोग इन सभी में किसी में नहीं किया जाता है। आपको बताना चाहिए कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है, और इसका प्रयोग किस में नहीं किया जाता? तो पीने के लिए नहीं, साबुन का कपड़ा धोने के लिए नहीं, फसल सिंचाई के लिए नहीं, और बॉयलर्स में प्रयोग हेतु नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इस सभी में उपयोग नहीं किया जाता है भारी जल का। आगे चलते हैं। भारी जल का फार्मूला क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? तो 82 का राइट आंसर नाइट्रोजन है। क्या होगा? नाइट्रोजन। एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्न में से कहाँ नहीं किया जाता है? तो 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे
आप लोग भी कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा, डी हो जाएगा। कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में। उसके बाद देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन पॉलीएमाइड हो जाएगा, पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देंगे 85 नंबर क्वेश्चन, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अमरूद। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अमरूद। अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त होता है। और पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो कि जिलेटिन को सेट नहीं होने देता है, अतः जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। और आम में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्ण परिपक्व होने पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम लोग राइट आंसर देंगे तो बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक होते हैं, डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो कि रूपांतरित रूप है। तो 87 का डी हो जाएगा, जंभिका दंत। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो कि रूपांतरित रूप क्या है? तो जंभिका दंत। उसके बाद देंगे, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, राइबोसोम तथा अंतःद्रवी जलिका, राइबोसोम तथा अंतःद्रवी जालिका, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, धान। 90 नंबर क्वेश्चन को देखें, दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, भोजन के कण, मुंह, अम्ल और बैक्टीरिया से। तो जो 90 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 91 का राइट आंसर हम लोग देखेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रीटिन उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। बच्छिए बल्बों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्रांग से एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 91 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1 और 2 दोनों होगा, 1 और 2 दोनों है, कथन 1 तथा सी दोनों। चलिए उसके बाद देखेंगे, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की हड्डियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती? तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, B12 की कमी से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात से संबंधित है? हृदय घात से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय घात से संबंधित है, तो 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, पसीना, जी में चलना, सीने में दर्द, बाह में दर्द और झंझनाहट हृदय घात की समस्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, पुटिका में। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 1050, 1250, 1650 भाग देने पर क्रमशः 43, 31 से 7 शेष बचे। तो यहाँ पे आप लोग को बना लीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर 96 का। आप लोग इसको बना लेना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप लोग को बना लेना है। 1050 माइनस 43 करेंगे तो सीधे आ जाएगा कितना? 1007 और 1250 माइनस 31 करेंगे तो कितना होगा? 1219। एक नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए अच्छी तरीक़े से इस सभी को एक मतलब कि अच्छा तरीके से एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मैथ स्पेशली रहेगा बिहार द्रोह का। तो 2-4 सेट के बाद हम वीडियो लाएंगे, उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आंसर अभी मार्क कर देते हैं,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 96 का बी हो जाएगा 53। चलिए आगे चलते हैं। 97 का भी आंसर देख लेते हैं। 61 बटा 91 हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 का आंसर 4 लीटर हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा 25/48, 25/48। और उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। जो व्यक्ति इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें उसे देख लीजिएगा। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट हम डेली चला रहे हैं, होमवर्क सीरीज भी चला रहे हैं, ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, रूटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, और जो भी एग्जाम आ रहा है उसका भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है मनीष सिविल सर्विस पटना, सर्च करिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन कर जरूर कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।